हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कर रहे हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2023 का है, जनवरी का। और हम सॉल्व करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस जो कि है साइंस से। इसके पहले सीडीपी का और मैथ्स का सेक्शन दिया हुआ है, तो वो सब भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ साइंस से। तो 61 क्वेश्चन है। 61वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। तो मैं देखिए आपको आंसर तो बताऊंगी साथ में उसकी व्याख्या भी करती चलूंगी, जिससे कि उससे रिलेटेड आपके और भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और आपसे अगर उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कुछ और टाइप में फॉर्म हो जाता है तो आप उसके आंसर्स को दे पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ऐसा सेट है जो कि ओविपेरस एनिमल्स है, मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि अंडा देते हैं, अंडे से उनका बच्चा निकलता है। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है, ओ क्या है, गोल है। अंडा भी क्या है, गोल है। तो जो गोल गोल है वो ओविपेरस है और गोल गोल क्या है, अंडा है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे इस टर्म से। अब देखिए इसमें ऑप्शन स्कॉर्पियन, स्नेक, रैट। तो रैट क्या है, वो डायरेक्ट बच्चा देता है, वो अंडा तो नहीं निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉग, स्नेक और हेन। हाँ, ये हो सकता है शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्रॉग भी एग प्रोड्यूसिंग है, स्नेक भी एग प्रोड्यूसिंग है और हेन भी एग प्रोड्यूसिंग है। तो 61 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ एक और टर्म आता है ओविपेरस के साथ, विविपेरस। विविपेरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बच्चा प्रोड्यूस करते हैं, जो अंडा ना दे के डायरेक्ट बच्चा जिनका निकलता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया डॉग हो गया, कैट हो गया, ह्यूमंस हो गए। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हो गए वो कौन से हो गए, विविपेरस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक रिप्रोडक्शन किसका हो सकता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स इन्वॉल्व है। तो आप देखिए इसमें पहला है ऑप्शन बडिंग, दूसरा है बाइनरी फिशन और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो ये साफ साफ से क्लियर है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है पर बॉडी के बाहर हो रहा है, लैब में हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। और वो टेस्ट ट्यूब में अगर होगा तो बच्चे का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें टेस्ट ट्यूब बेबीज जो बना रहे हैं तो उसमें फादर और मदर दोनों के डीएनए को लिया गया है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन सी तो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आपका बडिंग बचा और बाइनरी फिशन बचा। तो बडिंग क्या होता है, बडिंग हाइड्रा में होता है और बाइनरी फिशन क्या हो गया, बडिंग में क्या होता है, बर्ड्स फॉर्म हो जाती है, मतलब एक सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है उसमें साइड से बर्ड निकल आएगी और बर्ड से क्या होगा, एक उसका बेबी जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सिंगल बॉडी जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो बडिंग हाइड्रा में हो जाएगा, बाइनरी फिजन जो कि एग्जांपल्स हो जाएंगे, पैरामीशियम भी हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है, और बैक्टीरिया हो गया। तो ये सब क्या हो गए, बाइनरी फिशन के एग्जाम्पल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 62 वाले का क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि ए और बी बर्डिंग और बाइनरी फिशन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज एन इलेक्ट्रोस्कोप मेक यूज ऑफ टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ बॉडी, मतलब एक बॉडी में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, तो इलेक्ट्रोस्कोप की उसमें मदद लगती है। अब ये कैसे डिटेक्ट करता है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जितना बॉडी में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके वोल्टेज के, मतलब उसे वोल्टेज से टेस्ट किया जाता है कि वोल्टेज कितना आया। अब उस वोल्टेज को जितना आएगा उसके प्रोपोर्शनल ही हो जाएगा क्या, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उस बॉडी के अंदर है। तो इस हिसाब से इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 63 का। देखिए इसमें क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज एन इलेक्ट्रोस्कोप मेक यूज ऑफ टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अ चार्ज और नॉट। तो देखो ये वाला फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कि लाइक चार्जेस अगर होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसमें चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अभी हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज करेक्ट। तो सबसे पहला है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो सारी चीज़ें क्या है, हमारी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या ये फोर्स सिर्फ अर्थ पे लगता है, तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं। आपने ये सैटेलाइट्स देखी हैं, आप कोई भी अगर नई सैटेलाइट जा रही है और साथ ही साथ अगर कुछ भी, जैसे चंद्रयान गया तो चंद्रयान भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वहाँ पे टिका हुआ था।
ठीक है, चंद्रयान ऑर्बिटल में जो घूम रहा था। तो ऐसे ही मतलब सिर्फ अर्थ के ऊपर ही नहीं लग रही ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सारी चीज़ों प्लैनेट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। तो हर चीज़ जो टिकी हुई है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही टिकी हुई है। ठीक है, तो ये जो एक पहला जो इसका है कि फर्स्ट ऑप्शन रुक जाइए। नेक्स्ट जो है कि इट कैन बी अट्रैक्टिव और एज वेल रिपल्सिव, तो रिपल्सिव तो नहीं है, अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो इट इज़ अ यूनिक फोर्स विच ओनली द अर्थ पोजेस, तो ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि अर्थ के पास ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो बाकी और चीज़ों के पास भी, ऑब्जेक्ट्स के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है। एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ही रहे। अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर किसी का भार जो है वो कम है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी, और किसी का मास ज़्यादा है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो इसके हिसाब से जो आपका ये तो ऑप्शन गलत हो गया, डी वाला भी, सी वाला भी और बी वाला भी। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ए, इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सही बात है, वो क्या है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक, नेक्स्ट आता है, अ सैंपल ऑफ वाटर बिगिंस टू फ्रीज एट -3 डिग्री सेंटीग्रेड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बात सही है कि इसका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, इट विल बॉयल अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन इन द टेबल बिलो। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस तरह से, जो 66 नंबर का क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछता है सीटेट, मतलब इन लोग के फेवरेट क्वेश्चंस में ही आते हैं ये। देखो, गिवन इन द टेबल बिलो आर द नेम्स ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने चैनल पे, तो आप देख लीजिएगा, वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से ही है, उसमें आपको सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी। द जूसेस दे सेक्रीट एंड द फूड कंपोनेंट्स दे एक्ट ऑन सम एंट्रीज दे हैव लेफ्ट ब्लैंक, मतलब कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने दे दिया, कुछ छोड़ दिया। अब देखो क्या होता है, देखो सबसे पहला क्या है, माउथ, माउथ में क्या है, सलाइवा। तो अब ये सलाइवा किस पे एक्ट करता है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो डाइजेशन है स्टार्ट होता है वो माउथ में ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहला डाइजेशन किस पे होता है, कार्बोहाइड्रेट पे, और कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो जाता है, स्टार्च। तो सलाइवा में क्या निकला, एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, और उसने एक्ट किया किस पे, कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट कौन सा, स्टार्च। तो आप देख लो कहाँ खोज लो पहले, सबसे सबसे पहले में ही आपका ऑप्शन निकल आएगा। देखो अब क्या है, माउथ से सलाइवा, तो फर्स्ट वाले में स्टार्च, तो इसी वाले ऑप्शन में फर्स्ट स्टार्च है, आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको कंफर्म पता है कि जो सलाइवा है उससे स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट क्या था, देखो इसमें देख लो, स्टमक डाइजेस्टिव जूस, तो अब देखो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक में स्टार्ट होता है, मैंने आपको अपने उसमें वीडियो में बताया है, आप देख लीजिएगा, नहीं देखा है अभी तो। ठीक है, तो प्रोटीन, और फिर नेक्स्ट क्या, लिवर क्या सेक्रीट करता है, लिवर सेक्रीट करता है बाइल, जो कि किस पे एक्ट करता है, फैट्स के ऊपर। ठीक है, बाइल क्या करता है, छोटे छोटे फैट्स, फैट का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा सा होता है, तो उसके उस मॉलिक्यूल को इमल्सिफाई करता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है, उसके बाद ही जाकर इंटेस्टाइनल जूसेस उस पर एक्ट कर पाते हैं। ठीक, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी आपका वो करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें कि क्या क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 66 है ना, हाँ ठीक, स्टार्च, प्रोटीन, बाइल और फैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ खरीफ क्रॉप फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, ना ही सीटेट का बल्कि केवीएस का, और भी जो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स इसका ये फेवरेट क्वेश्चन है। कभी वो खरीफ क्रॉप पूछ लेंगे, कभी वो जायद क्रॉप पूछ लेंगे, कभी वो राबी क्रॉप पूछ लेंगे। तो आपको ये खरीफ, राबी और जायद, ये तीन तरह की जो क्रॉप्स होती हैं और एक क्रॉप्स होती है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, तो देखो आइडेंटिफाई द सेट ऑफ खरीफ क्रॉप, अब इसमें बताओ, देखो भाई खरीफ क्रॉप कौन सी है। सबसे पहली बात है, जो खरीफ क्रॉप होती हैं वो बोई जाती हैं जुलाई के आसपास, और उनका कटान होता है अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के आसपास। ठीक है, और जो राबी क्रॉप होती हैं नवंबर में बोई जाती हैं और जून जुलाई में इसका कटान होता है। अब देखो याद कैसे करोगे, ख ख खरीफ, ख खरीफ, ख से बना खरीफ। ठीक है, तो ख पहले आता है, रा बाद में आता है, तो खा पहले आता है, तो इनको बोया भी पहले जाता है जुलाई में। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा राबी। अब देखो इसको आप याद कर, इसके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ज़रूरी है, जैसे धान, मक्का, खरीफ के धान, मक्का, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब के एग्जाम्पल्स हो गए किसके, खरीफ के। राबी के एग्जाम्पल्स हो गए गेहूँ, ठीक है, सरसों, चना, पीज, मटर जिसे बोलोगे। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पैडी, कॉटन और ग्राउंडनट। और ये भी पूछते हैं कॉटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछ लेते हैं कॉटन के लिए, ये कॉटन खरीफ है कि राबी है, तो आपको पता होना चाहिए जो कॉटन है वो क्या है, वो खरीफ क्रॉप में आती है। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग टेबल अबव अबाउट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए इंडियन सिटी। अब इसको एक अनुमान लगाना है कि एक सिटी का अगर टेम्परेचर इतना है
तो वो कौन सी सिटी होगी। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर जनवरी में 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक, मिनिमम 7.7। तो अब ये देख लो, इसको एलिमिनेट करना शुरू करो। तो चेन्नई में तो ऐसा होगा नहीं कि मिनिमम टेम्परेचर 7.7, मिनिमम टेम्परेचर क्या है ना, रात का नापते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो जब सूरज की रोशनी नहीं होती है तो उस समय का जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक, तो अब देखो जब रात का समय है तो 7.7 कहाँ हो सकता है, शिमला में तो होगा नहीं, शिमला में तो भाई बहुत ही ज़्यादा जनवरी के मौसम में एकदम पीक पे, जीरो पे चला जाएगा टेम्परेचर, माइनस में भी चला जाएगा। तो ये शिमला और चेन्नई तो कट गए। बीकानेर क्या हो गया, एक गरम गरम इलाका हो गया। तो बचा क्या, आप न्यू दिल्ली बचा। तो आप मतलब इसको एलिमिनेट कर सकते हो, पहले वाले ऑप्शन से ही आपका ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ आपको इससे क्या है ना, इस क्वेश्चन से बता रहे हैं कि आपको हर तरह के वेदर कंडीशंस पता भी हैं कि नहीं है। क्वेश्चन, द मेटल इज नॉट डक्टाइल। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस जब आ जाते हैं ना जिसमें आपको मैच करना होता है, तो आप उन चीज़ों को देखो पहले जो आपको आता है। जैसे कि आपने क्वेश्चन हमेशा सुना होगा कि कोई ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट है और जिसको हम कट भी कर सकते हैं नाइफ से। तो ये ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, द मेटल दैट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। तो वो कौन सा मेटल हो जाएगा, बताओ वो कौन सा मेटल हो जाएगा, वो सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम को हम हाथ से भी काट सकते हैं। तो देखो सोडियम हुआ, तो ये ऑप्शन फिफ्थ, सोडियम किसका है, ये सी वाले का, सी वाले का फिफ्थ, मतलब सी वाला जो है, एक मिनट, सी का फिफ्थ किसमें दिख रहा है, देखो सी का फिफ्थ, सी का फिफ्थ है कि डी का फिफ्थ है, एक मिनट, हाँ 70, सी वाले का फिफ्थ ये है ना, सी वाले का फिफ्थ। चलो, तो फिफ्थ ये हो गया। अब देखो इसमें सी वाले में फिफ्थ है, सिर्फ सी वाले में एक ही में फिफ्थ है, तो इसका ऑप्शन जो है बी ऑलरेडी करेक्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि कैसे कट हो सकता है, सोडियम जो है वो कट कर सकते हैं। चलो अब बाकी भी देख लेते हैं। अच्छा, अब मेटल दैट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, तो भाई ये तो हो जाता है हमारा क्या, फॉस्फोरस, है ना, इसीलिए उसको पानी में स्टोर करके रखते हैं। फिर अब मेटल नॉन लस्टरस, तो ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, अब मेटल दैट इज नॉट डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, जिंक। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो हो गया वो ठीक हो गया, जिसमें आपने देख लिया कैसे हुआ। ठीक, अब अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर, आइडेंटिफाई द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब देखिए एक बॉल है, उसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो अब ऊपर फेंक रहे हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो पक्का लग ही रहा होगा, साथ ही साथ कौन सा फोर्स लगेगा, एक एयर ऑफ रेजिस्टेंस लग जाएगा। पर अब फोर्स ऑफ प्रोपल्शन एक्सर्टेड बाय अ थ्रोअर, इसका कोई फोर्स प्रपोल्शन का वो तो ऊपर बॉल फेंकोगे तो तुमको प्रोपल्शन फोर्स थोड़ी ना लगेगा। प्रोपल्शन फोर्स कहाँ लगता है, जब बंदूक चलाते हैं, है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो लॉ ऑफ थर्ड फोर्स जो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, आइडेंटिफाई, देखो ब्लैंक्स भरने हैं इसमें। अब ये वापस से ब्लैंक वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अ पर्सन सफर फ्रॉम डैश इफ हिज और हर डू नॉट प्रोड्यूस द हार्मोन डैश इन सफिशिएंट क्वांटिटी। तो देखो हार्मोन, अब ग्वाइटर पिट्यूटरी एड्रिनल ये नहीं है कोई कॉम्बिनेशन, ग्वाइटर पेनक्रियाज इंसुलिन कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, कॉम्बिनेशन देखो किसके साथ कौन सा फिट बैठ रहा है। ठीक, फिर नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन है डायबिटीज थायराइड थायरोक्सिन, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। पर हाँ, डायबिटीज पेनक्रियाज और इंसुलिन से कॉम्बिनेशन है कि पेनक्रियाज सेक्रीट करती है इंसुलिन, जो कि क्या करता है, डायबिटीज में इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्लियर सही हो जाएगा। आप कॉम्बिनेशन देखो ना किसका किससे बैठ रहा है। नेक्स्ट वाला है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ सब्सटेंस दैट आर एसिडिक इन नेचर। अब एसिड और बेस से भी हर बार एक क्वेश्चन फिक्स है आना, मतलब ये कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब इसका आंसर हो जाएगा, देखो वेनेगर, लेमन जूस, गैस्ट्रिक, कर्ड भी कर्ड भी एसिडिक होती है, गैस्ट्रिक जूस भी जो है एसिडिक होता है, लेमन जूस। तो इसमें बेकिंग सोडा बेसिक हो गया, ठीक है, टूथपेस्ट बेसिक हो गया, फिर टूथपेस्ट बेसिक हो गया, तो आप इसमें निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो गैसेस डिफ्यूजेस वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, सही बात है। अगर परफ्यूम आप अपने रूम में स्प्रे करोगे तो वो फटाक से दूसरे वाले कमरे में समझ आ जाएगा कि ये बच्चे ने परफ्यूम लगाया। ठीक, और दो परफ्यूम भी अगर कर दोगे, या राजमा बन रहा है, कहीं छोले बन रहे हैं, तो उसकी स्मेल दूर दूर तक आ जाती है, क्योंकि जो है गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही फास्ट ट्रैवल करते हैं।
तो इसका रीज़न क्या दिया है इन्होंने, गैस पार्टिकल्स मूव अबाउट एट अ हाई स्पीड। बिल्कुल सही बात है। गैसेस क्यों डिफ्यूज करती हैं फास्ट, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत तेज से दौड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट। आर इज करेक्ट। एक मिनट, कहाँ चला गया मेरा ये 74 के बाद आना चाहिए, यस ये रहा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत हो गया, मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था वो इसका ठीक था। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बर्निंग ऑफ अ वुड इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। अब एक बात बताओ, जब वुड को काटा, अगर काटा होता तो जो वुड थी वो फिजिकल चेंज थी, ठीक है, पर अगर उसको जला दिया तो इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, देन इट इज अ केमिकल चेंज। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें करेक्ट बताना है, ठीक है, 75 वाले क्वेश्चन में। फिर बॉइलिंग ऑफ अ वाटर इज अ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, ठीक, तो बॉइलिंग ऑफ अ वाटर क्या केमिकल चेंज है? नहीं। बॉइलिंग ऑफ अ वाटर क्या है, केमिकल चेंज है? नहीं, इट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक। फिर ग्राइंडिंग ऑफ वुड इनटू सॉडस्ट इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज, ये बात सही है। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट रूम टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज दिस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सनफ्लावर इज दिस, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज 0.8, ठीक है। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी, अल्कोहल की, फिर सनफ्लावर की, फिर क्या है, वाटर की। अब देखो, यूज द अबव स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस। अब देखो, डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका मतलब डेंसिटी से भी क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन अल्कोहल विल श्योरली फ्लोट इन सनफ्लावर। अगर कोई ऑब्जेक्ट अल्कोहल में फ्लोट कर रहा है, मतलब 0.8 पे वो फ्लोट कर रहा है, तो वो 0.9 पे फ्लोट जरूर करेगा, ठीक है, सही बात है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन सनफ्लावर, अगर कोई ऑब्जेक्ट सनफ्लावर में फ्लोट कर रहा है तो विल श्योरली फ्लोट इन फ्रेश वाटर, वो श्योरली जो है वो फ्लोट करेगा किसमें, फ्रेश वाटर में, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन फ्रेश वाटर विल श्योरली फ्लोट इन अल्कोहल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रेश वाटर में, तो उसकी कम वाली डेंसिटी से नहीं फ्लोट कर सकता ना, उससे ऊपर की डेंसिटी उसको चाहिए होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट फ्लोट इन अल्कोहल वाला और ऑब्जेक्ट फ्लोट इन सनफ्लावर वाला जो स्टेटमेंट, जो ए एंड बी सही है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है 77 वाला क्वेश्चन, ये भी एक पेट क्वेश्चन और एक नंबर फिक्स रहता है हर साल का। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको जो टाइम है उसका डिफरेंस ले लेंगे आप, और उसके बाद आप फॉर्मूला लगा देंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, और आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। व्हेन अ डिजीज कैरिंग अ माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस, क्या बॉडी प्रोड्यूस करेगी, बॉडी प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज, है ना। फिर टू फाइट द इन्वेडर, सही बात है, एंटीबॉडीज ही तो फाइट करती है किसी फॉरेन पार्टिकल से। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम प्रोड्यूसिंग दिस इज हाउ अ वैक्सीन, ठीक है, वर्क्स टू प्रिवेंट अ डिजीज लाइक। अब देखो, डायबिटीज के लिए कोई वैक्सीन नहीं चाहिए, अर्थराइटिस के लिए कोई वैक्सीन नहीं चाहिए, अर्थराइटिस के लिए कोई वैक्सीन नहीं चाहिए, तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका फाइबर टू फैब्रिक्स वाले चैप्टर से है। ये इस चैप्टर से भी क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से करना है। मैं अपने चैनल पे इसका पार्ट दिया है जो क्लास 6 की बुक से है, तो आप उसको ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अभी इसका जो क्लास 8 और 9 में जो चैप्टर है उसको भी मैं कवर करूँगी। तो इसका आंसर हो जाएगा रेयॉन, ठीक है, तो रेयॉन इसका आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, तो इसका आंसर हो जाएगा एलपीजी एंड, और हमको मिलता है एलपीजी के साथ साथ डीजल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जिसमें बी और सी आ रहा है, किसमें आ रहा है, बी एन सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, विच व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अब यहाँ से आ गए आपके
पेडागोजी के क्वेश्चंस, और पेडागोजी के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं साइंस के, आप बिल्कुल उसमें टेंशन मत लीजिए। सिर्फ प्रीवियस ईयर आप पेडागोजी क्वेश्चंस से कर लेंगे ना, आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो गई है नॉर्मल सीडीपी करके, तो आप टेंशन मत लीजिए। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड नॉट बी रिकमेंडेड फॉर फ्रेमिंग एन ओपन बुक टेस्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 81 है कि किस तरह के क्वेश्चंस नहीं रिकमेंडेड किए जाते हैं फॉर फ्रेमिंग ओपन बुक टेस्ट, मतलब एक ऐसे क्वेश्चंस जो कि ओपन एंडेड है उसके लिए किस तरह के क्वेश्चंस नहीं वो बनाना सही रहता है। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स टू अनफेमिलियर सिचुएशन, एप्लीकेशन तो भाई जहाँ भी तुम अप्लाई कर रहे हो नई नई चीज़ों की तरफ, वो सारे क्या हो जाएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो नॉट वाला में तो ये गलत हो गया। फिर लॉन्ग डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन सॉल्विंग इनोवेटिव प्रॉब्लम्स, तो बी सी डी और ए तो क्या हो गए, ओपन एंडेड को फेवर कर रहे हैं, पर लॉन्ग डेरिवेशन वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये क्लोज एंडेड है भाई, उसका तो फिक्स है, हर बार डेरिवेशन जो आना है हेंस प्रूफ लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव of conducting a group discussion on socio-scientific issues in a science classroom, to encourage students to evaluate a subject from multiple perspectives, to develop in students the habit of framing evidence-based arguments, to lead all students to the clearly defined correct resolution of the issue। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। Which of the following is the best strategy to introduce class A student to concept of vibration। आप देखो वाइब्रेशन का कंसेप्ट उन्हें बताना है, तो आप वाइब्रेशन का कंसेप्ट कैसे बता सकते हो, आप कोई चीज़ पे आवाज़ मार के कर सकते हो, उनको डेस्क पे हाथ पीट के दिखा सकते हो कि डेस्क पे आप हाथ ऐसे ऐसे जोर से मारो तो और कान लगाओ तो आपको वाइब्रेशन सुनाई देंगे, ठीक है। तो आप इसमें कैसे इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कैसे हम बता सकते हैं साउंड के कॉन्सेप्ट को। तो ए वाला कहता है एंगेज स्टूडेंट इन साउंड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ ना डायग्राम नहीं, फिर डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ना, जिसमें क्या हो गया, बच्चों को एक्टिविटी से कराए, क्या रबर से करा दिया या हाथ से करा दिया ये एक्टिविटी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बायो एंड फोर्स। अब बच्चों को बायो एंड फोर्स बताना है तो बच्चों को फ्लोटिंग, सिंकिंग, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट बताना होगा। तो अब उनको कैसे बताओगे, क्या डायरेक्टली उनको एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता दोगे, नहीं, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। स्टेटिंग द डेफिनेशन ऑफ बायो एंड फोर्स, ये भी गलत हो गया। फिर एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन कैच एंड थ्रो एक्टिविटीज़, ये भी गलत हो गया, ठीक। फिर एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटीज़, तो बच्चों को कैसे फ्लोट हो रही है कोई चीज़ या कैसे सिंक हो रही है कोई चीज़, इस एक्टिविटी में आप डायरेक्टली हैंड्स ऑन एक्टिविटी के हिसाब से बता सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाइल टीचिंग अबाउट द सेल्स इन हिज क्लास to his class 8 students, a teacher gives the example of bricks just as the building though built of similar bricks have different designs। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर आप बच्चे को सेल पढ़ा रहे हैं क्लास में और ये बता रहे हैं कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी होता है, सिमिलरली जैसे हमने देखा है कि जो हमारी बिल्डिंग बनती है या हाउस बनता है वो कैसे बनता है, वो ब्रिक्स से बनता है। तो ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउस, सिमिलरली द सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बॉडी। तो आप क्या बता रहे हैं, आप बच्चे को कौन सी पेडागोजिक डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, आप इसको एनालॉजी कर रहे हैं। क्यों, एनालॉजी क्या है, समानता बताती है किसी दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज लीस्ट लाइकली टू बी सर्व थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस फेयर्स इन स्कूल। लीस्ट मतलब सबसे कम है, ठीक है। टू ब्रिंग द स्कूल क्लोजर टू कम्युनिटी एंड सोसाइटी, गलत। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर इनोवेटिव आइडिया, गलत। ये तो होता ही है भाई दोनों चीज़ें। फिर टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन डिफरेंट, सही बात है, होता है। टू आइडेंटिफाई एंड द स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमको लीस्ट बताना था, ठीक है ना। बाकी सब में तो होता है, साइंस फेयर जो है वो हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट है 87 वाला क्वेश्चन। A teacher wanted her student to investigate the effect of length of a simple pendulum on its time period. She guided her students to set up an experiment based on the varying the factors of interest while keeping the other factors constant across situation. Which of the following statement would be incorrect? Incorrect देखना है, ठीक है, about the experiment that is set up for the purpose। देखो इसमें क्या हो जाएगा, the length of the pendulum would be independent variable, सही बात है। द टाइम पीरियड वुड बी कंट्रोल्ड वेरिएबल, तो ये गलत ऑप्शन है मेरे हिसाब से, टाइम पीरियड कंट्रोल वेरिएबल नहीं होता है,
ठीक है। मास ऑफ द बॉब वुड बी अ कंट्रोल्ड वेरिएबल, ये सही बात है, एक कंट्रोल फिक्स मार्क्स ही आप रखेंगे, बार बार बॉब थोड़ा ना चेंज करेंगे। टाइम पीरियड वुड बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल, यस, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो ये कंट्रोल वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 88, अ टीचर वांट्स हेल्प हर स्टूडेंट्स टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन द शेप ऑफ अ बीक ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। अब बर्ड्स की शेप बतानी है उसको, डिफरेंट की, उसकी बीक कैसी है, वो कौन सा खाना खाती है, ठीक है। फिर तो कौन सा स्ट्रैटेजी जो है वो परफेक्ट होगी। तो क्या बच्चों को डायग्राम बना के दिखाएं वो अच्छा है, या उनको एनसाइक्लोपीडिया दे दें, या उनको बर्ड सेंचुरी दिखा दें, या उनको एक गेस्ट लेक्चर से जो बर्ड में एक्सपर्ट हो उससे लेक्चर दिलवा दें। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है भाई उनको जाके दिखा के ऑब्जर्व, बच्चे जब खुद करेंगे ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। तो बर्ड सेंचुरी ऑप्शन सी वाला ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, Which of the following statement does not match with our present understanding of organization of science curriculum? देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि नॉट पूछा गया, फिर से क्या क्वेश्चन पूछा गया, नॉट। Which of the first statement not match with our present understanding of organization of science curriculum? At primary stage science and social science should be integrated, तो ये तो सही बात है, इसमें तो बिल्कुल करेक्ट है। Science connect content at upper primary stage should be regarded as a diluted version of secondary school science, ये देखते हैं जरा। At secondary stage the student should be engaged in learning science as a composite discipline, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। At higher secondary stage science should be introduced as a separate discipline। देखो secondary stage में क्या बोला है कि students should be engaged in learning science as a composite discipline, मतलब उनको साइंस को एक साथ उनको पढ़ाओ मिलके, ठीक है। और हायर जब वो जैसे हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो उनको साइंस को एक सेपरेट डिसिप्लिन, एक सेपरेट सब्जेक्ट जो है बना दो। अब ऑप्शन बी देखते हैं, साइंस कंटेंट एट अपर प्राइमरी स्टेज शुड बी रिगार्डेड एज डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ सेकेंडरी स्कूल, मतलब वो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। A student put some iron nails in a beaker containing copper sulfate solution and write the following statement, मतलब एक बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये एक्सपेरिमेंट जो है क्लास 10th की बुक का एक्सपेरिमेंट है, ये इसको दिया हुआ है और इसी से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये सब आपको एक्सपेरिमेंट्स देखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं। A student puts an iron nail in a beaker containing copper sulfate solution and writes the following statement in her notebook after some time। क्या होता है देखो, द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन, देखते हैं क्या हो रहा है, इन्फेरेंस है ना, मतलब उसको इन्फेरेंस निकालना है उसको, ठीक। द ब्राउन कोटिंग गेट्स फॉर्म्ड ऑन आयरन नेल, ठीक है। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, सही बात है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। अब देखते हैं क्या क्या हुआ। तो ए एंड बी और ऑब्जर्वेशन, देखो क्या हुआ, देखो उसने आयरन नेल डाल दी, तो आयरन नेल डालने के बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, यस, वो कलर चेंज कर देगा, फ्रॉम ब्लू टू, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू टू प्लेल ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि उसमें आयरन नेल आ गई, ठीक। नेक्स्ट है द ब्राउन कोटिंग गेट्स फॉर्म्ड ऑन द आयरन नेल, ब्राउन कोटिंग फॉर्म हो जाएगी, यस, ये भी एक ऑब्जर्वेशन उसने देखा। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब इसमें रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, तो मैं ये आपको क्वेश्चन करा दूंगी बोर्ड पे। एक मैंने निमोनिक्स बनाया है, कालू नाम का मदारी आलू जरा फीके पकाता है, तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी और क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा इस टाइप का। तो ए एंड बी जो है उसके ऑब्जर्वेशन हो गए, एंड सी एंड डी आर द इन्फेरेंस। इन्फेरेंस मतलब जो उसने अनुमान लगाया, अनुमान लगाया किसके बेस पे, जो उसने देखा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो मैंने एक लेक्चर क्या है, मतलब लेक्चर फॉर्म ऑफ ही है ये, जिसमें कि क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखवाया आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, और उससे 2-3 चीज़ें रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो इस तरह से अपने को प्रिपेयर करना है। कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ लेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और मैं अपने चैनल पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब सब लेके चलूँगी, जैसे जैसे पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं उस तरह से टॉपिक्स को लूँगी और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी कराती चलूँगी, ठीक है। क्वेश्चंस मेरे साथ ही साथ रहेंगे और टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, कि बिना क्वेश्चंस करे आप सीटेट क्लियर नहीं कर पाएंगे और बिना टॉपिक पढ़े भी आप सीटेट नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ क्या है कंटेंट है, दूसरी तरफ क्या है क्वेश्चंस है, तो दोनों चीज़ें साथ में लेके मैं चलती हूँ। और आई होप आपको इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी और क्वेश्चंस के क्या
तरीका है क्वेश्चंस पूछने का वो चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।